वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी प्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप लोग देख रहे हैं कि आज हम आपको राजा रवि वर्मा के बारे में बिल्कुल फुल डिटेल आपकी मास्टर वीडियो दे रहे हैं। और ये मास्टर वीडियो आप कोई भी एग्ज़ाम दे दीजिएगा, टीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी ग्रेड हो, कोई भी आप एग्ज़ाम दे दीजिएगा आर्ट सब्जेक्ट से, अगर राजा रवि वर्मा ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए है तो यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, पूरी गारंटी है, क्योंकि यहाँ जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं वो बिल्कुल से A to Z, जन्म से लेकर मृत्यु तक का पूरा जीवन वृत्तांत पढ़ाएंगे। जहाँ से क्वेश्चन बनना होगा, जहाँ से बनने की संभावना होगी, वो सभी आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से सभी तक क्लास शेयर कर दीजिए और क्लास को एकदम धुआंधार बनाते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा कि आप लोग कह देते हैं एग्जाम में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आपको लगता है कि ये आउट ऑफ सिलेबस है। आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता है, होता आपके ही सिलेबस से है, लेकिन आप लोग कुछ चुने हुए फैक्ट ही याद कर लेते हैं और उन्हीं को एग्जाम में पहुंचा लेते हैं अपने दिमाग में। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी ऐसे फैक्ट आप नहीं पढ़ते हैं और वही एग्जाम में आ जाता है और वो आपको लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस है। तो इस बार हमने ऐसी तरकीब सोची है कि अब आउट ऑफ सिलेबस वाला झंझट ही खत्म कर दिया जाए, बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ा जाए, कुछ भी ना छोड़ा जाए। तो आउट ऑफ सिलेबस का ये जो झंझट है ये बिल्कुल भी नहीं आएगा सामने, है ना। तो चलिए जल्दी से फटाफट से क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी तक क्लास को शेयर कर दीजिए, फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए अब स्टार्ट करते हैं राजा रवि वर्मा के बारे में। अब यहाँ से अपना जीवन वृत्तांत स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं। तो देखिए आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं राजा रवि वर्मा और इनका जन्म का टाइम दिया है, मृत्यु का टाइम दिया है। खैर अभी आगे पढ़ेंगे, हर चीज़ को समझेंगे। ठीक है, एक एक पॉइंट यहाँ से क्लियर होगा। आउट ऑफ सिलेबस का झंझट खत्म, बिल्कुल से निचोड़ के रख देंगे आज हम राजा रवि वर्मा के बारे में। ठीक है, तो देखिए क्या दिया है। चित्रकला सम्राट, भारत के रूबेंस, एशिया के रेम्ब्रा, भारत के टीशियां और ऐसे ही न जाने कितनी उपाधियों से सुशोभित राजा रवि वर्मा। क्वेश्चन बन गया इधर से। अब समझिए क्या पूछा जाएगा। पूछा जाएगा राजा रवि वर्मा को क्या क्या कहा जाता है। चित्रकला सम्राट कहते हैं, भारत का रूबेंस कहते हैं, एशिया के रैम्ब्रा कहते हैं, भारत के टीशिया कहते हैं। ये सब किसको कहते हैं? राजा रवि वर्मा को। ठीक है, भारतीय आधुनिक कला के प्रवेश द्वार पर पदार्पण करने वाले पहले कलाकार थे। ठीक है, चलिए वे आधुनिक भारतीय कला के इतिहास में उस संक्रमण काल के प्रतिनिधित्व करता थे जब भारतीय कला का संपर्क पाश्चात्य कला जगत से हुआ और एक राजघराने और संपन्न परिवार से होने के बावजूद भी इन्होंने चित्रकला को अपनी आजीविका का साधन बनाया, जिसे तत्कालीन समय में हेय दृष्टि से देखा जाता था। मतलब उस टाइम पर चित्रकला को बहुत ज़्यादा नीची दृष्टि से देखा जाता था, इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था। फिर भी ये बहुत अच्छे घर से थे, ये फिर भी जाते हैं चित्रकला को अपनाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब भारत में ब्रिटिश हुकूमत लगभग स्थिर हो गई थी, तब भारतीय रियासतों के राजा रजवाड़े, पढ़े लिखे शहरी अभिजात वर्गों तथा कुलीन जमींदारों की एक सेकेंड ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा। देखिए, भारतीय रियासतों के राजा रजवाड़े, पढ़े लिखे शहरी अभिजात वर्गों तथा कुलीन जमींदारों की रुचि भारतीय कला साहित्य के साथ पाश्चात्य कला साहित्य की ओर उन्मुख हुई और उस काल के एक विशिष्ट और प्रतिनिधि कलाकार के रूप में राजा रवि वर्मा की कला में उन सभी प्रेरक तत्वों की सघन उपस्थिति हम देख सकते हैं। ये केवल डिटेल दी हुई है, यहाँ हमें केवल पढ़ के निकल जाना है। जहाँ से क्वेश्चन बनेगा वहाँ हम रुक के बता देंगे। ठीक है, अब समझिए आगे। पाश्चात्य अंकन शैली तथा भारतीय पौराणिक एवं ऐतिहासिक विषय वस्तु की रोमांटिक प्रस्तुति उनकी कला की मुख्य पहचान बन गई। पूछा जाता है पाश्चात्य अंकन शैली किससे संबंधित है? भारतीय पौराणिक
और ऐतिहासिक विषय वस्तु ये किससे संबंधित है? तो आपका आंसर कहाँ जाएगा? राजा रवि वर्मा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आगे चलते हैं। इस सफल समन्वय के पीछे राजा रवि वर्मा की कला, प्रतिभा, अथक परिश्रम और इन दोनों शैलियों को गंभीरता पूर्वक समझने की उनकी प्रवृत्ति का बहुत बड़ा योग रहा है और इस प्रकार के समन्वय को जन्म देने वाले वह भारत के प्रथम चित्रकार थे। ठीक है, दरअसल राजा रवि वर्मा के चित्रों ने उस जमाने में हिंदी की पौराणिक ऐतिहासिक फिल्मों के पोस्टर्स तक अपना असर डाला। उनके बारे में यह भी सर्वविदित है कि वे पहले भारतीय चित्रकार थे जिन्होंने, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, जिन्होंने कैनवास पर तेल रंगों में काम करना शुरू किया था। इस लाइन को याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और इस नाते वे भारत में तैल चित्रण के अगुआ कहलाए। बहुत इंपॉर्टेंट। यह भी विदित है कि हुसैन के पहले राजा रवि वर्मा अपने न्यूड चित्रों को लेकर सबसे अधिक विवादास्पद रहे हैं। किसके पहले? हुसैन के पहले। ठीक है, अच्छे से समझते जाइए कि जहां से क्वेश्चन बन रहा है हम बिल्कुल से टिक लगाते जा रहे हैं। ठीक है, बाकी जहां नहीं है पढ़ने लायक तो बस वहां जल्दी चलिए अब बनेगा यहाँ से क्वेश्चन। समझिए, राजा रवि वर्मा का जन्म 29 अप्रैल 1848 को केरल के किलीमन्नूर नामक कस्बे में होता है। राजा रवि वर्मा जैसा एक सक्रिय और संवेदनशील कलाकार यदि कल्पनाशील होकर विपुल संख्या में चित्रों का निर्माण कर सका और अपनी कला, ये जो पहली लाइन लिखी है ना, ये आपके एग्जाम के लिए है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, यात्रा को यश और समृद्धि के शिखर तक पहुंचा सका, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं उनका घर परिवार और तत्कालीन त्रावणकोर के राजघराने से संबंध था। ठीक है, ये पूछा जाता है किस राजघराने से संबंधित है राजा रवि वर्मा? तो त्रावणकोर के। राजा रवि वर्मा का परिवार सुसंस्कृत और अभिजात वर्ग से संबंधित था, ये भी पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, कला एवं साहित्य के क्षेत्र में काफी आगे था। उनकी मां मकईरम तिरुनाल उमा अंबाबाई थम्पुरट्टी स्वयं एक कथकली कवयित्री व चित्रकार रही थी। ये लाइन बहुत पूछी जाती है, याद रखना है। इन्होंने मणि प्रवालम जैसी विख्यात पुस्तक की रचना की है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। उनकी एक अन्य कृति है पार्वती स्वयंवर, ये भी याद रखना है, जिसे उसके निधन के पश्चात रवि वर्मा ने प्रकाशित कराया था। और राजा रवि वर्मा के पिता, बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुहमविल नीलकंठन भट्ट त्रिपाद, ये संस्कृत भाषा व आयुर्वेद के प्रकांड विद्वान थे। ठीक है, हर चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ना है, जहाँ से क्वेश्चन निकल रहा है उसको बिल्कुल से रटते हुए चलना है। ठीक है, टाइम पास नहीं करेंगे, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। मतलब पॉइंट टू पॉइंट कैसे? पूरी थ्योरी में हमें पॉइंट टू पॉइंट देखना है, कहाँ से हमें क्वेश्चन मिल रहे हैं। क्लास को शेयर जरूर करना है, थोड़ी सी भी अगर हमारी मेहनत दिख रही है कि हम अच्छे से पढ़ा रहे हैं आपको, तो आपको शेयर जरूर करना है। ठीक है, आगे। राजा रवि वर्मा 4 भाई बहन थे, जिनमें से सबसे छोटी बहन कौन थी? मंगलाबाई थम्पुरट्टी। आगे ऊपर कर देते हैं। सबसे छोटी बहन मंगलाबाई थम्पुरट्टी जहां नृत्य कला में प्रवीण रही, वहीं शबीह अंकन के लिए भी बेजोड़ थी। किसके लिए? नृत्य कला और शबीह अंकन के लिए। मंगलाबाई कालिदास की कृतियों के आधार पर कई अनुकृतियां तैयार की इन्होंने। और अन्य दोनों भाइयों में से गोदा वर्मा, इनका जन्म 1854 में होता है, और राज वर्मा 1860 में होता है। ये वर्ष 1866 ईस्वी में 18 वर्ष की आयु में राजा रवि वर्मा का विवाह जो है किससे होता है? त्रावणकोर के एक अन्य प्रमुख जागीर मावेल्लिकारा के, एक सेकेंड ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा, हाँ चलिए, मावेल्लिकारा के शाही घराने की 12 वर्षीय भागीरथी बाई के साथ होता है। किसका जन्म? राजा रवि वर्मा का जन्म इनके साथ होता है। ठीक है, इन्हें औपचारिक रूप से पुरुरुति नाल भागीरथी बाई थम्पुरट्टी के रूप में भी जाना जाता है। किसको? भागीरथी बाई को। ठीक है, आगे चलकर इस दंपत्ति को 5 संतानों का सुख प्राप्त हुआ, जिसमें से 2 पुत्र थे, 3 पुत्रियां थीं। राजा रवि वर्मा की शादी किससे हुई? भागीरथी बाई से। उनके 5 बच्चे हो गए। ठीक है, तरक्की में थे।
5 बच्चे हुए, जिनमें से 2 पुत्र थे, 3 पुत्रियां थीं। उनके बड़े पुत्र केरल वर्मा थे। 1876 में जन्म होता है। ये अत्यंत आध्यात्मिक स्वभाव के थे और वे जीवन पर्यंत अविवाहित रहते हैं। ठीक है। छोटे पुत्र राम वर्मा थे। 1879 में जन्म होता है। इनको अपने पिता की कलात्मक प्रतिभा विरासत में मिली थी और इन्होंने मुंबई के जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में कला की पढ़ाई की थी। और इनका विवाह त्रावणकोर के अंतिम दीवान PGN उन्नीथन की बहन गौरी कुंजम्मा से हुआ और वे 7 बच्चों के पिता बने। देख रहे हैं कितने बच्चों के? 7 बच्चों के पिता। रवि वर्मा और भागीरथी बाई की तीनों पुत्रियों में महाप्रभा अम्मा, जो कि राजा रवि वर्मा के 2 प्रसिद्ध चित्रों में अंकित हैं, पूछा गया है कितने चित्रों में अंकित हैं? 2 चित्रों में। और दूसरी है उमा अम्मा, ये वर्मा की माँ के नाम पर रखा गया है। और चेरिया कोछम्मा, ये तीनों इनकी पुत्रियां थीं। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे। राजा रवि वर्मा की प्रतिभा की पहचान पहली बार उनके चाचा राजा राज वर्मा, जो कि तंजौर शैली के प्रमुख चित्रकार थे, इन्होंने की थी। और एक दफ़ा राजवर्मा राजभवन की दीवार पर तंजौर शैली में भगवान विष्णु का चित्र बना रहे थे और बीच में थोड़ी देर के लिए काम छोड़कर उन्हें अन्यत्र जाना पड़ा। और इसी बीच 14 वर्षीय रवि वर्मा ने न केवल उस चित्र को पूर्ण कर दिया, बल्कि चित्र के नीचे विष्णु के वाहन गरुड़ का भी चित्र अंकित कर दिया। इस प्रकार गरुड़ारूढ़ विष्णु का रूप सद गया। ठीक है। और राजा वर्मा, जो उसके चाचा थे राज वर्मा, जब शेष काम करके वापस आए तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि उन्होंने बालक को गले लगा लिया। उन्होंने उनको गले लगा लिया और बस वही क्षण था जिसमें चाचा ने तय किया कि वे बालक को एक मशहूर चित्रकार बनाकर रहेंगे। ठीक है। और वे बालक रवि वर्मा को किलीमन्नूर से, समझते जाइए स्टोरी, पूरी स्टोरी है, किलीमन्नूर से त्रावणकोर के महाराजा अलियम्मन जो हैं अयिल्लम, एक तो अजीब से नाम है इनके, अयिल्लम तिरुनल के पास ले गए, जहां उसने राजा प्रसाद के दरबारी चित्रकार थे अलागिरी नायडू, बहुत पूछा जाता है इनके गुरु का नाम। ठीक है। अलागिरी नायडू से प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की और राजप्रसाद में तैनात एक अन्य प्रसिद्ध दरबारी चित्रकार रामास्वामी नायकर से उन्होंने जल रंग में काम करना सीखा। ठीक है। अलागिरी नायडू थे, फिर दूसरे रामास्वामी नायकर। ठीक है। इनसे इन्होंने जल रंग में सीखा। हालांकि रवि वर्मा के प्रारंभिक कला गुरु के बारे में इतनी परस्पर विरोधी बातें सुनाई पड़ती हैं कि कई बार सही निष्कर्ष तक पहुंचने में काफ़ी दिक्कत होती है। कला आलोचक ज्योतिष जोशी के शब्दों में क्या है, बहुत से कला आलोचक और इतिहासकार इस बात को काटते हैं कि अलागिरी नायडू ने रवि वर्मा को कला की प्राथमिक शिक्षा दी और कुछ लोग रामास्वामी नायकर को लेकर भी संदेह पैदा करते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि रामास्वामी नायकर ने त्रावणकोर के राजा के कहने पर रवि वर्मा को जल रंग की पद्धति में काम करना सिखाया। और यह भी सत्य है कि बालक को अलागिरी नायडू ने शुरुआती कला संस्कार दिए। ठीक है। अब आगे चलते हैं। सौभाग्य से उन्हें राजप्रसाद में एक बहुत संपन्न पुस्तकालय भी मिल गया। इसमें मलयालम और संस्कृत के साहित्य और कला का सैकड़ों ग्रंथ थे वहाँ पे, जिन्हें उन्होंने खंगाल डाला और विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र सूत्र, मूर्ति शास्त्र तथा संस्कृत नाटकों के गहन अध्ययन ने उनमें मिथकीय इमेजनरी की विराट और विशिष्ट समझ, संवेदना और सौंदर्य दृष्टि के विकास में एक ठोस आधार भूमि का काम बिल्कुल से किया। ठीक है। उनके अंदर इतनी उत्तेजना पैदा कर दी, इतना उनके अंदर भाव विभोर कर दिया कि उनके अंदर प्रेरणा जागृत हुई। और यहाँ तक कि बाद में राजा रवि वर्मा ने संस्कृत के छंदों में कविताएं भी लिखी। ठीक है। और इस तरह रंग और शब्द दोनों के मर्म को जानने के लिए ही उन्होंने संगीत के स्वरों को भी समझा। आगे चलते हैं। चाचा इनके थे राज वर्मा, अलागिरी नायडू तथा रामास्वामी नायकर की कला दीक्षा से अकूत प्रतिभा के धनी रवि वर्मा को अकूत लाभ हुआ, पर उन्हें तेल रंगों के प्रयोग की तकनीक मालूम नहीं थी। अभी भी उनको तेल की मालूम नहीं है। ठीक है। इसी बीच एक दिन मद्रास के एक अखबार में तेल रंगों का विज्ञापन छपा और यह माध्यम उनके लिए पहले से ही नितांत अपरिचित था और चुनौतीपूर्ण था।
चाचा थे इनके राज वर्मा। इन्होंने युवा भतीजे रवि वर्मा के लिए तेल रंगों को उपलब्ध करवाया, लेकिन वे इसके इस्तेमाल की टेक्निक से अनभिज्ञ थे, उन्हें नहीं पता था। उन्हीं दिनों त्रावणकोर राज दरबार में शबीह मतलब पोर्ट्रेट बनाने के लिए एक ब्रिटिश चित्रकार थियोडोर जेनसन आता है, ठीक है, जिसका शबीह आंकने में बड़ा नाम था, बहुत फेमस था ये। और थियोडोर जेनसन से आग्रह किया गया कि वह बालक राजा रवि वर्मा को तेल रंगों में काम करने की तकनीक बता दें, प्रशिक्षण दे दें। लेकिन जल रंग में राजा रवि वर्मा द्वारा किए गए काम को देखकर वह यह जान चुका था कि ऐसी अदम्य इच्छा से भरे प्रतिभाशाली युवक को तेल रंग का उपयोग सिखाना स्वयं के लिए एक खतरा मोल लेना था, क्योंकि बहुत होशियार थे वो। बहरहाल ईर्ष्यावश उसने स्पष्ट इनकार कर दिया कि मैं नहीं सिखाऊंगा, ठीक है। उसने कहा कि वह उनके द्वारा बनाए चित्रों को तो देख सकता है, लेकिन रंग संयोजन और रंग मिश्रण के समय वह किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं देगा। नतीजतन युवा राजा रवि वर्मा ने गहरे मनोयोग के साथ, पूरी स्टोरी समझते जाइएगा कैसे क्या हो रहा है, भिड़कर स्वयं ही सब कुछ सीख लिया और कुछ दिनों में महाराज और महारानी की सुंदर कंपोजिशन उसी यथार्थवादी शैली में तेल रंग से बना दिया, जिसे देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि यह तस्वीर थियोडोर जेनसन ने बनाई, मतलब थियोडोर जेनसन की बनाई तस्वीर से कहीं बेहतर बनी थी। मतलब जो उसका महान मतलब प्रसिद्ध था जिसके लिए, उससे भी अच्छा उन्होंने बना दिया, ठीक है। और इस तरह से तेल रंगों में प्रयोग करने वाला जो है राजा रवि वर्मा भारत के प्रथम चित्रकार कहलाए, ठीक है। इंपॉर्टेंट लाइन है। यह विडंबना ही है कि कला जगत में आज भी यह भ्रम बनाए रखा गया है कि जेनसन ने रवि वर्मा को तेल रंगों के प्रयोग की टेक्निक सिखाई, जो कि पूर्णतः असत्य है, जबकि उन्होंने मना कर दिया था कि हम नहीं सिखाएंगे। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा होशियार बच्चा था, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड था कि ये मतलब जल रंग में ही वो इतना अच्छी कलाकारी कर रहा है जो मैं नहीं कर पाता हूँ। अगर मैंने इसको तेल की सिखा दी तो ये तेल में भी हमसे भी आगे निकल जाएगा। इस जलने की बस मतलब क्या कहते हैं उसको, ईर्ष्यावश उसने नहीं सिखाई थी। लेकिन जो इतिहास है वो यही कहता है कि उन्होंने सिखाई थी, लेकिन चला आ रहा है। आगे देखते हैं अब। जेनसन ने राजा रवि वर्मा को तेल रंगों के प्रयोग की टेक्निक सिखाई थी, मतलब नहीं सिखाई थी, ये पूर्णतः असत्य है। सत्य यही है कि इस कलाकार ने किसी भी कला संस्थान से कला की कोई विधिवत शिक्षा नहीं ली। चित्रांकन की यूरोपीय यथार्थवादी शैली में प्रयुक्त होने वाले स्पष्ट पर्सपेक्टिव इत्यादि के अध्ययन हेतु उन्होंने पद्मनाभपुर के मालाबार स्कूल ऑफ पेंटिंग में दाखिला लेना चाहा, लेकिन उनको निराशा ही हाथ लगी। उन्होंने जो कुछ अर्जित किया अपनी प्रतिभा और परिश्रम तथा साधना से पाया। इतना अवश्य था कि उन्होंने त्रावणकोर के महाराजा की मदद से लंदन की रॉयल अकादमी द्वारा पश्चिम की चित्रकला पर प्रकाशित होने वाली और बहुमूल्य पुस्तकों को मंगवाया और अत्यंत सूक्ष्मता के साथ स्वयं ही यूरोपीय कलाकारों की यथार्थवादी टेक्निक और चित्रभाषा को सीखकर भारत का प्रथम यथार्थवादी चित्रकार कहलाया। ये इंपॉर्टेंट है। भारत का प्रथम यथार्थवादी चित्रकार कहलाने का श्रेय किसको मिला है? तो राजा रवि वर्मा को। भारतीय चित्रकला का आधुनिक बनाने की सर्वप्रथम इन्होंने ही पहल की। आगे चलते हैं। उन्हीं दिनों राजा रवि वर्मा के काम से लॉर्ड हर्बर्ट इतना अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने उनकी चित्रकृतियों को अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनियों में स्पर्धा के लिए भेज दिया। समझ रहे हैं धीरे धीरे इनकी कैसी प्रसिद्धि बढ़ती जा रही है। वीना की एक ऐसी ही कला प्रदर्शनी में उन्हें ऑनरेबल मेंशन मिला, ठीक है, और एक अन्य प्रदर्शनी में उन्हें स्वर्ण पदक मिला। तो सारा दृश्य ही बदल गया। इस पदक के बाद राजा रवि वर्मा का जो इनकी ख्याति है वो पूरी दुनिया में फैल गई और इस ख्याति का नतीजा था, क्या नतीजा था कि ड्यूक ऑफ बकिंघम ने महाकवि कालिदास के चर्चित महाकाव्य अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका को ध्यान में रखकर बनाई गई उनकी विख्यात तेल चित्रकृति शकुंतला, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, ये यहाँ से याद कर लीजिए बहुत अच्छे से। राजा रवि वर्मा का सबसे पहला पौराणिक चित्र था, इसको खरीदी थी किसने? ड्यूक ऑफ बकिंघम ने। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तब के समय में इन्होंने इसका मूल्य 50,000 रुपये दिया था। अब समझ लीजिए कि इतनी पुरानी बात है, तब 50,000 रुपये कितने ज़्यादा होते थे। आज के टाइम पे ही 50,000 रुपये किसी से मांग दो तो ऐसी तैसी हो जाती है। 50,000 चीज़ की कुछ खरीद ही नहीं सकते हम। मोबाइल भी नहीं हम लोग इतना ज़्यादा महंगा खरीद पाते हैं आज के टाइम पे, और उस टाइम पर उन्होंने एक पेंटिंग खरीदी थी 50,000 रुपये में। समझ रहे हैं बात को? आगे बढ़ते हैं। तो इसी चित्र को
सर विलियम द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम के अंग्रेजी अनुवाद ग्रंथ के मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित किया गया। यहाँ तक आते आते उनके सामने एक मार्ग स्पष्ट हो चुका था कि अब उन्हें अपनी कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों के समकक्ष ले जाना है। यहाँ यह स्पष्ट कर देना प्रासंगिक होगा कि उनके लिए जो कला दिशा चुनी जा रही थी उसकी वाजिब वजह यह थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कमीशन्ड आर्टिस्ट भारत आकर जो चित्रांकन कर रहे थे उसमें जहां एक ओर भारत को सांपों, जादू टोना और भूख से बिलबिलाते नंगे भूखों को का देश बताया जा रहा था, वहीं दूसरी ओर क्या हो रहा था, वहीं दूसरी ओर पंडों, पुजारियों और नदियों में करोड़ों की संख्या में एक साथ नहाने वालों का देश बताया जा रहा था। समझ रहे हैं? और उस समय के ब्रिटिश चित्रकारों ने जो रेखांकन और चित्रांकन किए हैं उनसे इस तथ्य का सत्यापन देखने को मिल सकता है। दरअसल यह वह कालखंड था जब औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध एक धीमी लपट लगभग सारे देश में उठ रही थी, क्योंकि भारतीयों को लग रहा था कि वे ब्रिटिश साम्राज्यवाद के शिकंजे में फंसकर अपनी अस्मिता को खो रहे हैं और भारत की भव्य और विराट परंपरा पर वक्त की धूल जमती जा रही थी। निश्चय ही उसकी तलाश में सिर्फ मुड़कर पीछे देखा जा सकता है। निकट अतीत गड़बड़ था और भविष्य अस्पष्ट और एक गहरी धुंध के पार था। मतलब ये सब जब अंग्रेज अपने ऊपर अत्याचार कर रहे थे, ये तब का बताया जा रहा है। केवल पढ़ लीजिए इसको, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसलिए निकट अतीत के उत्खनन को इन्होंने इरादतन रद्द करते हुए सुदूर अतीत या कहें कि पवित्र की तरफ अग्रसर होना तय किया, क्योंकि विराट और वैविध्य वहीं भर ही शेष था जो ऊर्जा देने के विकल्प की तरह सामने था। शायद यही वह द्वंद्व था जिसने राजा रवि वर्मा को अपने चित्रों के विषयों को निर्धारित करने में एक बड़ी निर्णायक भूमिका अदा की। मतलब ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि राजा रवि वर्मा जो देख रहे हैं समाज में उसी को फिर वर्णित करते हैं अपने चित्रों में। ठीक है, तो अब समझिए, इन्होंने संस्कृत नाटकों, गीत गोविंद, रस मंजरी से मदद ली और यूरोपीय न्यू क्लासिकल रियलिज्म की संभावनाओं का दोहन करते हुए भारतीय पौराणिक कथाओं और देवी देवताओं का चित्रण आरंभ किया। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। किंचित इसी कारण चित्रित देव स्त्रियों की काया कुछ कुछ प्रफुल्ल बनने लगी। दरअसल सौम्य भाव की निर्दोष सात्विकता को अपनी कला की गहरी ऐन्द्रिकता के जरिए रवि वर्मा ने उसे अतिक्रमित किया और नतीजतन वे एक खास किस्म की सेंसुअसनेस से भरी स्त्रियां थीं जो पूज्य से अधिक रूपविष्टता का भाव लिए हुए थीं। बहरहाल निर्विवाद रूप से यह कहा जा सकता है कि राजा रवि वर्मा की चित्रकृतियां रंग व्यवहार में अन्यतम थीं और वह क्षमता रैम्ब्रा, गोया, टिशियन और रूबेंस से रत्ती भर भी कम नहीं थी। अभी भी गोया की न्यूड माजा, रैम्ब्रा की सस्कियां और टिशिया की वीनस ऑफ उर्बिनो से राजा रवि वर्मा की किसी भी निर्वसना की तुलना बआसानी की जा सकती है। बल्कि यह कहा जा सकता है कि वे चित्रभाषा में भी यूरोप के उपर्युक्त महान चित्रकारों के स्तर पर ठहरती है। यहाँ से कुछ नहीं पूछा जाएगा, हम बताएंगे अभी। कहना ना होगा कि उनकी चित्रकृतियों में देह की कामाश्रयी, यहाँ से समझते जाइए कि कैसी क्या स्टोरी है। ठीक है, यहाँ से ये पूरा जीवन वृत्तांत चल रहा है उनका। क्वेश्चन कहाँ से बनेगा हम बताएंगे। ठीक है, कहना ना होगा कि उनकी चित्रकृतियों में देह की कामाश्रयी अभिव्यक्ति रंग अभिव्यक्ति में काव्यात्मक लगती है। सेक्स को लिरिकल बनाने का यह अद्भुत उपक्रम था जो हमारे रस सिद्धांत की समझ से पैदा हुआ था और इन सब से पश्चिम के कलाकार भी जलभुन रहे थे। राजा रवि वर्मा के लिए पुरा कथाओं और देवी देवताओं का चित्रण आसान नहीं रहा होगा, क्योंकि उनके आभूषण और वस्त्र विन्यास के साथ ही साथ उस परिवेश और काल को भी समाहित करना था जिसका कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं था। राजा रवि वर्मा ने महाराष्ट्रियन 9 गज की साड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 गज की साड़ी को देवियों का परिधान बनाया तो तत्कालीन कला आलोचकों ने राजा रवि वर्मा की बहुत आक्रामकता के साथ आलोचना की थी। उनका तर्क था कि क्या तब ऐसे वस्त्र और परिधान संभव थे।
फिर साड़ी के साथ चित्रण में एक ऐसी स्थानीयता भी आ रही थी जिससे मिथकीय पात्रों और चरित्रों की भौगोलिकता है उसकी संदिग्ध और संकटग्रस्त होने लगी थी। राजा रवि वर्मा ने बसंत सेना नामक चित्र में 9 गज साड़ी को पहली बार ऐसा रूप दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसमें? बसंत सेना चित्र में, कि धीरे धीरे वह भारतीय स्त्री की सर्वदेशीय पोशाक बन गई। बाद में इसी उल्टे पल्ले वाली साड़ी को रविंद्रनाथ टैगोर की भाभी ज्ञान नंदिनी ने पहनकर सर्व स्वीकृत बना दिया। बहरहाल साड़ी लपेटन की इस शैली ने तत्कालीन फिल्मों को भी प्रभावित किया और फिल्मों की नायिकाएं अब राजा रवि वर्मा के चित्रों की नायिकाओं सदृश साड़ी पहनकर पर्दे पर आने लगी। समझ रहे हैं कहाँ से ये सब हो रहा है? आज भी साड़ी लपेटने की यह शैली भारतीय स्त्री के अभिजात्य परिधान की एक बड़ी विशेषता बनी हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो राजा रवि वर्मा ने अपनी कला को स्वरूप देने के लिए अपने छोटे भाई के साथ भारत की सांस्कृतिक यात्रा की। दिल्ली, राजस्थान, कोलकाता, लाहौर, तंजौर, मायावरम या श्रीरंगम की यात्रा हो या देश के अन्य महत्वपूर्ण स्थलों का भ्रमण हो, रवि वर्मा ने अपनी कला को जीवंत बनाने की पूरी कोशिश की है और अनेक स्थलों पर रेल सुविधा उपलब्ध न होने के बावजूद अन्य साधनों द्वारा अपनी यात्रा पूरी की है। इसके तत्काल बाद ही इन्होंने अपनी चित्र कृतियों में भूदृश्य भी चित्रित करना शुरू किया। बहरहाल चित्रों में पृष्ठभूमि के रूप में जो लैंडस्केप होते हैं वह उनके अनुज किया करते थे। मानस यात्रा नामक उनकी एक काव्य पुस्तक प्राप्त होती है जिसमें इन्होंने अपनी यात्राओं का बड़ा रोचक वर्णन किया है। ये पूछा जा चुका है, ये याद करिए। आगे बढ़ते हैं। तो ब्रिटिश प्रशासकों ने खासकर एडगर थर्स्टन ने राजा रवि वर्मा के कैरियर को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा 1873 में चेन्नई चित्रशाला के अधिष्ठाता चेसमट त्रावणकोर पधारे। यहाँ वे राजा रवि वर्मा के चित्रों से अत्यधिक प्रभावित हुए और चेसमट ने राजा रवि वर्मा को चेन्नई कला प्रदर्शनी के लिए चित्र बनाने का अनुरोध किया। लाइन इंपॉर्टेंट है। अथक परिश्रम से राजा रवि वर्मा ने मुलप्पू चूटिया नायर स्त्री, मतलब चमेली के हार से बालों को गूंथी हुई नायर स्त्री है, ये शीर्षक से चित्र बनाया था और 1873 ईस्वी में मद्रास के गवर्नर लॉर्ड हॉबार्ट इन्होंने इनके संरक्षण में मद्रास में आयोजित चित्र प्रदर्शनी में राजा रवि वर्मा ने इस चित्र के साथ पहली बार भाग लिया था। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। और प्रदर्शनी में इस चित्र को प्रथम स्थान मिला था और उन्हें 25 वर्ष की उम्र में गवर्नर का स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, 25 वर्ष में। आगे बढ़ते हैं। तो राजा रवि वर्मा की धूम मच गई और वह कला के क्षेत्र में अनवरत प्रगति करते हुए उनके उल्लेखनीय स्थान बनाते चले गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है सन 1875 ईस्वी में भारत की राजकीय यात्रा पर आए ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग, जो आगे चलकर किंग एडवर्ड बने। इनको राजा रवि वर्मा के 2 चित्र भेंट किए गए। तो चित्रों को देखकर इन्होंने आश्चर्य प्रकट किया कि एक भारतीय चित्रकार जिसने इंग्लैंड में चित्रकला की कभी शिक्षा नहीं प्राप्त की है, वह अंग्रेज चित्रकारों की तरह के इतने उत्कृष्ट चित्र कैसे बना लेता है। उन्होंने राजा रवि वर्मा से विशेष रूप से भेंट करने की इच्छा प्रकट की और जब वे रवि वर्मा से मिले तो उन्होंने आसन से उठकर उनका सम्मान किया और यह एक विशेष सम्मान था। सही बात है, जो अपने ऊपर शासन कर रहे हैं वो हम लोगों का सम्मान करने लगे तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। उन्होंने अपने शासित देश के किसी चित्रकार के प्रति प्रदर्शित किया और 1880 ईस्वी में पूना कला प्रदर्शनी में राजा रवि वर्मा द्वारा 1879 में तेल माध्यम में निर्मित सीता वनवास, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चित्र को महाराजा गायकवाड़ ने स्वर्ण पदक से सम्मानित किया। इसके साथ ही उन्हें मद्रास के गवर्नर, अंग्रेज अधिकारियों व राजा महाराजाओं के लिए चित्र बनाने के आमंत्रण मिलने लगे। 1881 में बड़ोदरा के अलंकरण समारोह में उन्हें महाराजा राज परिवार के सदस्यों, ब्रिटिश रेजिडेंट और जो माधवराव हैं इनकी शबीह बनाने के लिए आमंत्रित किया और 1888 ईस्वी में दीवान शेष सैया ने टी माधवराव के जरिए राजा रवि वर्मा को बड़ौदा के
महाराजा सयाजीराव से मिलवाया और महाराजा के लिए उन्होंने 1888 ईस्वी में रामायण महाभारत विषयक 14 चित्र, नल दमयंती, शांतनु और मत्स्यगंधी, शांतनु और गंगा, राधा और माधव, विश्वामित्र और मेनका, बालक भरत और सिंह, विश्वामित्र और मेनका, हंस दमयंती, कंस माया, श्री कृष्ण का जन्म, श्री कृष्ण और यशोदा, सीता का वनवास, अर्जुन और सुभद्रा, हरिश्चंद्र और तारामती का निर्माण किया। और 1891 में ये चित्र बड़ौदा महाराज के राजमहल में प्रतिष्ठित हुए और तब से आज तक इसी महल में प्रतिष्ठित हैं। ये जितने भी आपको चित्र देखने को मिले हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, इनको अच्छे से याद कर लीजिए। इन चित्रों के निर्माण से पहले राजा रवि वर्मा ने 2 वर्ष तक वाराणसी, दिल्ली, इलाहाबाद और आगरा इन शहरों का भ्रमण किया और वहाँ की वेशभूषा, आकृति और वातावरण इत्यादि का गहन अध्ययन किया। तब जाकर कहीं उन्होंने अपने इन पौराणिक पात्रों की रचना की थी, ठीक है। उनसे प्रभावित होकर स्वामी विवेकानंद ने वर्ल्ड रिलीजन कांग्रेस ऑफ शिकागो 1893 में उनकी चित्र कृतियाँ प्रदर्शनार्थ मंगवाई, जिनमें मालावार सुंदरी 1899 का है, लो पापा आ रहे हैं 1893 का है, मुस्लिम वनिता का स्नान, वधु विवाह की वेदी की ओर, दक्षिण भारत के कुरवर, सहोदरी का स्मरण, कुएं के निकट, बम्बई की नायिका, प्रतिरक्षा तथा निराशादायक वार्ता आदि 10 चित्रों को प्रदर्शनी में रखा गया और इस प्रदर्शनी में उन्हें 2 पदक प्रदान किए गए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी, जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है ना, बिल्कुल निचोड़ है। आप लोग बाद में ये ना कह सकें कि आउट ऑफ सिलेबस आया था, ठीक है। सिर्फ इसीलिए हम ये बिल्कुल से रामायण आपके सामने रख रहे हैं पूरी, ठीक है। और जिसको रामायण वास्तव में रामायण ही लग रही है ना, वो कुछ नहीं कर सकता है। हम पूरा ये जो पढ़ा रहे हैं ना, ये इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि आपको क्वेश्चन बाहर नहीं जाने पाए। तो अच्छे से पढ़िएगा और थोड़ी सी भी लग रही हो कि हाँ मैम मेहनत कर रही हैं हमारे लिए, तो प्लीज़ क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। सभी तक क्लास शेयर कर दीजिएगा जिससे कि सभी लोग अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। यह सामान्य बात नहीं है कि राजा रवि वर्मा को भारत का रूबेंस, एशिया का रेम्ब्रा इत्यादि कहा जाने लगा। हालांकि रूबेंस और रेम्ब्रा को भी उतनी ख्याति न मिली होगी जितनी कि राजा रवि वर्मा को मिली और अमरता तो इस कलाकार की चिरसंगिनी बन गई। राजा रवि वर्मा के चित्रों पर विशेषकर पौराणिक आख्यानों पर तत्कालीन पारसी थिएटरों का प्रभाव पड़ा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। उनके चित्रों में चित्रित पात्रों के हाव भाव और मुद्राओं पर यह नाटकीयता पूरी तरह से हावी रही जो दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करती थी। इसी तथ्य को डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने लक्ष्य करते हुए कहा है कि राजा रवि वर्मा के चित्रों पर नाटकीय प्रभाव है और यही आरोप गोइज ने भी लगाया था। यह सत्य भी है कि उन दिनों बड़े बड़े शहरों के पारसी थिएटरों में राजा हरिश्चंद्र, भक्त प्रहलाद और रुक्मणी हरण, शकुंतला व लवकुश जैसे पौराणिक विषयों पर नाटक खेले जाते थे। ऐसे नाटक जनता में बड़े लोकप्रिय थे और उनके अदाकार आजकल के फिल्मी सुपरस्टार की तरह ही नामचीन होते थे। कहा जाता है, आगे बढ़ते हैं, कहा जाता है कि उस जमाने की गौहर और जौहर नाम की 2 पारसी रंगमंच की अभिनेत्रियों की खूबसूरती, अदा और यथार्थपरक भंगिमाओं को राजा रवि वर्मा ने अपने पात्रों में बखूबी उकेरा और उनकी तुलिका पर केरल की रंगमंच परंपरा कथकली का भी प्रभाव पड़ा है। आगे, राजा रवि वर्मा 4 बजे सुबह उठकर अपने चित्र बनाते थे। प्रकाश और छाया के सूक्ष्म अध्ययन और आकलन के लिए यह समय सर्वाधिक उपयुक्त था। इसमें अंधेरे की विदाई और उजेले का दबा पांव आगमन हुआ करता था। उनकी कृतियां धीरे धीरे पूरे विश्व में लोकप्रिय होने लगी, जबकि भारतीय कला जगत उन्हें निरंतर निरस्त करता रहा। उनकी कला दृष्टि राजपूत और मुगल के मिश्रण से निथर कर बनी बंगाल शैली को ठेस पहुंचा रही थी। उन्होंने शांतनु, मत्स्यगंधा, नल दमयंती, श्री कृष्ण देव की, अर्जुन सुभद्रा और विश्वामित्र मेनका जैसे जो चित्र बनाए हैं, इसमें उन्होंने स्त्री देह का भारतीय कला दृष्टि के परंपरागत ढांचे में बहुत शाइस्तगी से एक नया ही सौंदर्य शास्त्र रचा। लेकिन उन्हें भीतर ही भीतर कहीं ना कहीं यह बात सता रही थी कि कलाकार और कला समीक्षक उनके काम को लगातार निर्ममता के साथ नकार रहे थे। यहाँ तक कि महर्षि अरविंद ने भी बंगाल स्कूल के प्रति रह आए और अपने अनुराग की
अशक्ति में राजा रवि वर्मा द्वारा सृजित चित्रकृतियों पर अपनी आपत्ति प्रकट की थी। जहां एक ओर भारत में उनके द्वारा चित्रित स्त्री की देह को कामना की सृष्टि करने वाली कह के निरादृत कर दिया जा रहा था, तो वहीं दूसरी ओर विदेशों में इस विशेषता की सराहना की जा रही थी। हालांकि आज भी कुछ समीक्षक उनकी सौंदर्यमूलक इंद्रियता की वजह से उनके द्वारा चित्रित स्त्री आकृतियों के बारे में कहते हैं कि राजा रवि वर्मा ने तो एक तरह से फैंसीफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन बॉडी को ही पेंट किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। तो राजा रवि वर्मा ऐसे पहले चित्रकार थे जिन्होंने हिंदू देवी देवताओं को आम इंसान जैसा दिखाया। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। आज हम फोटो, पोस्टर, कैलेंडर आदि में सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, राधा, कृष्ण इन सब की तस्वीरें देखते हैं। वे ज़्यादातर राजा रवि वर्मा की कल्पना शक्ति की ही उपज हैं और उनके सबसे मशहूर चित्रों में सरस्वती और लक्ष्मी के चित्र घर घर में पूजे जा रहे हैं। भले ही पूजने वालों को इसका पता ना हो या ना हो, किसी कलाकार के लिए इसकी बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है। हालांकि उन्होंने देवी देवताओं और अन्य विषयों के चित्र भले ही उच्च कोटि के न बनाए हों, लेकिन उनके चित्रों ने एक समय समाज की चित्र भूख को मिटाया था। और यह भी याद करने वाली बात है कि राजा रवि वर्मा का उदय इस काल में हुआ था जब मिनिएचर चित्र मतलब लघु चित्र पूरी तरह से उतार पर थे। आगे, कंपनी स्कूल के कामों में कुछ विशेष नहीं रह गया था। प्रसिद्ध कला समीक्षक प्रयाग शुक्ल आलोचनात्मक रूप से कहते हैं कि राजा रवि वर्मा को जो लोग यह श्रेय देते हैं कि उन्होंने पहली बार भारतीय पौराणिक ऐतिहासिक प्रसंगों और देवी देवताओं पर चित्रों की रचना की और उनकी बोधमय आकृतियां गढ़ी, वे निश्चय ही गलती पर हैं। राजा रवि वर्मा का महत्व इस बात में नहीं है, कौन नहीं जानता कि मिनिएचर चित्रों में इस सभी विषयों पर अत्यंत कलात्मक सृजन बहुत पहले ही किया जा चुका था। राजा रवि वर्मा ने केवल इतना भर दिया कि पौराणिक ऐतिहासिक पात्रों को एक आदमकद आकार दिया और इस आकार को दैविक न बनाकर सहज मानवीय रूप दिया। अपने इस प्रयत्न में उन्होंने निश्चय ही सब समय कला गुणों का ध्यान नहीं रखा और इन चित्रों को जैसे अतिरिक्त रूप से मनोहारी बनाना चाहा और एक अलंकारिक शैली में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो लेकिन गौर करने लायक बात यह थी कि इस प्रयत्न में उन्होंने शबीह अंकन व आकृति अंकन का एक नई तरह से ध्यान दिया और यूरोपीय पर्सपेक्टिव का प्रवेश भी अपनी कला में किया। ये सारी चीज़ें उन्हें कम से कम इतिहास के उस बिंदु पर खड़ा करती हैं जिसकी मौजूदगी से इनकार करना उनके ही नहीं कला इतिहास के प्रति अन्याय होगा। आगे बढ़ते हैं। राजा रवि वर्मा के तेल चित्रों की मांग लगातार बढ़ती गई। उन्होंने सोचा कि यदि इन चित्रों को आम जन तक पहुंचाना है तो प्रिंटिंग प्रेस खोलना होगा। इस मुद्दे पर महाराजा बड़ौदा पहले ही राजा रवि वर्मा को प्रेस खोलने का सुझाव दे चुके थे। इसके लिए 1894 ईस्वी में मुंबई के घाटकों पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने अपनी पहली ओलियोग्राफी प्रेस की स्थापना करते हैं और कहते हैं कि इसके लिए उन्होंने जर्मनी के 4 टेक्नीशियन जो वहाँ के टेक्नीशियन थे इनकी मदद ली थी और प्रेस के लिए आवश्यक कलपुर्जे भी जर्मनी से ही मंगवाए थे। उनके लिए एंग्रेविंग का काम घुंडीराज गोविंद, जो बाद में दादा साहब फाल्के के नाम से जाने गए, ये किया करते थे और प्रेस से छपने वाला उनका पहला चित्र था शकुंतला का जन्म। बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर महालक्ष्मी, सरस्वती नामक 2 चित्र छपे। लेकिन हुआ यह कि धीरे धीरे प्रेस का आर्थिक घाटा बढ़ता चला गया क्योंकि वे एनग्रेविंग के लिए किए जा रहे निवेश पर स्वभावगत कारणों से यथेचित निगाह नहीं रख पाए और इस तरह अंततः उन्हें छापा खाना बंद करना पड़ा और वे भारी कर्ज से घिर गए थे। बहरहाल बावजूद इतनी कठिनाइयों के उनके छापों ने उनके स्वप्न को आधा अधूरा ही सही लेकिन काफ़ी कुछ अर्थों में कण कण वाले भगवान को घर करके भगवान के रूप में साकार कर दिया और यह एक किस्म का नया डोमेस्टिकेशन ऑफ गॉड था। कहना ना होगा कि मंदिर से उठाकर भगवान को राजा रवि वर्मा ने सामान्य आदमी के घर के ड्राइंग रूम का स्थायी नागरिक बना दिया। सारे देवी देवता घर के सदस्य की तरह भारतीय घरों में दाखिल हो गए। उनके द्वारा बनाए गए चित्रों में ईश्वर अपने ईश्वरत्व से कुछ कम और मनुष्यत्व से कुछ ऊपर हो गए थे।
उनके इसी प्रोलिफिक प्रोडक्शन से हमारे यहाँ कैलेंडर कला का जन्म हुआ और वे भारत में कैलेंडर कला के जन्मदाता कहलाए। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। काफ़ी देर से बोल रहे हैं, थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम होने लगी है। चलिए कोऑपरेट करिएगा, आगे चलते हैं। राजा रवि वर्मा को लेकर जहाँ तक एक और भारतीय कला जगत में अस्वीकृति बढ़ रही थी, ठीक इसके दूसरी ओर सामान्य जनता के बीच वे उतने ही अधिक स्वीकृत होते जा रहे थे। उनकी कला को ईस्ट इंडिया कंपनी भी पसंद नहीं कर रही थी, खासकर जब उन्होंने महाराणा प्रताप, शिवाजी और बाल गंगाधर तिलक के व्यक्ति चित्र बनाए थे। तो वहाँ के जो तत्कालीन औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ लड़ रहे आंदोलनकारी थे, इनके बीच सम्मानजनक दृष्टि से देखे जाने लगे थे और अंग्रेजों को लगने लगा था कि यह आदमी पराधीन मुल्क के अतीत के प्रति लोगों में आदम्य रागात्मक उन्माद पैदा कर रहा है, जो एक तरह से प्रेत को साक्षात करना है। प्रकारांतर से यह देश में चल रहे तत्कालीन स्वदेशी आंदोलन का कलाजन्य समर्थन था। राजा रवि वर्मा के चित्र आज संसार के अनेक संग्रहालयों एवं कला दीर्घाओं में सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त किए हुए हैं। उनके सर्वाधिक 43 चित्र केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित श्री चित्रा आर्ट गैलरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1935 में स्थापित होती है, इसमें प्रदर्शित है, जिसमें शकुंतला का अपने प्रेमी राजा दुष्यंत को कांटा निकालने के बहाने मुड़कर देखना ये है। और शकुंतला लुक ऑफ लव 1895 का है, कैनवास पर तेल में। दमयंती हंस से बात करती हुई, ग्वालिन श्री राम शिव धनुष तोड़ते हुए, द्रौपदी और सिंगिका, रावण का सीता हरण, विराट सभा में द्रौपदी, मोहिनी और रुक्मांगद फर्स्ट, मोहिनी और रुक्मांगद सेकेंड। ये जो है ये काफ़ी प्रसिद्ध हैं। ये सब किसके हैं? राजा रवि वर्मा के। ठीक है, अब आप लोग सोच लीजिए कितना शॉर्ट में पढ़ लेते हैं आप लोग, है ना। और क्वेश्चन यहीं कहीं से आ जाता है और आपको लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस हो गया है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित उनके उल्लेखनीय चित्रों में चांदनी रात में महिला 1880 का है, एक महिला का व्यक्ति चित्र 1893, मोहिनी झूले पर 1896 ओलियोग्राफ में है, हंस दमयंती ओलियोग्राफ में है, बालिका हाथ में हुक्का व झाड़ू लिए हुए कैनवास पर तेल रंग से, एक भद्र पुरुष का रूप चित्र कैनवास पर तेल रंग से, मंदोदरी, राधा, दूत वेश में कृष्ण, विश्वामित्र और मेनका थर्ड, ये सब प्रमुख हैं। ठीक है, सलार जंग संग्रहालय हैदराबाद में सुरक्षित इनके चित्रों में निराशाजनक समाचार, चोरी का साक्षात्कार, केरला सौंदर्य तथा अपहृत समागम, ये सब प्रमुख देखने को मिलते हैं। इस कलाकार के अन्य जो प्रमुख चित्र हैं उनको देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, छोड़ना नहीं है क्लास को। शकुंतला लव एपिसल टू दुष्यंत। अब बहुत टाइम हो गया है ना, तो अब थोड़ा सा जीभ लड़खड़ा रही है, थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा। ठीक है, सीता का पाताल प्रवेश, हरिश्चंद्र और तारामती, कैद में स्त्री, वीणा के साथ मालाबार युवती, शकुंतला अपने सखियों के साथ, भिक्षाटन, गेंद से खेलती हुई मोहिनी, राम समुद्र का मद मर्दन करते हुए, शकुंतला वियोग, सीता हरण, भीष्म प्रतिज्ञा, इंद्रजीत विजय, द्रौपदी, मेनका महेंद्र, गंगा शांतनु, दुर्योधन, द्रौपदी, शांतिदूत श्री कृष्ण, हंसदूत, कुलीन महिलाएं, रावण और जटायु, नंद और देवकी, साधु और मेनका, वामन अवतार, विष्णु का विश्व रूप, माँ और शिशु, दरिद्रता, अर्जुन और सुभद्रा, शांतनु और सत्यवती, सिंघका और सिरंधरी, रावण जटायु युद्ध, महिला फल पकड़े हुए, जिप्सी, संगीतकारों की गैलेक्सी, पंखा झलती महिला, तिलोत्मा, इंद्रजीत की विजय, श्री षणमुख सुब्रमण्यम स्वामी, पक्षी दूत, वामन अवतार, सेवानिवृत्त सिपाही, उदयपुर का किला, भिक्षुणी, ये सब इनके चित्रों में आते हैं। ठीक है, ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये भिक्षुणी का चित्र है। ये भिक्षुणी का चित्र है, बनाया है तेल रंग में और राजा रवि वर्मा ने। राजा रवि वर्मा को भी वही परेशानी झेलनी पड़ी थी जो आगे चलकर मकबूल फिदा हुसैन ने झेली थी। वैसे भी वह 125 साल पहले का भारत था। उन पर आरोप लगे थे कि उन्होंने उर्वशी और रंगा जैसी कई अप्सराओं की अर्धनग्न चित्र बनाए।
कई लोगों ने इसे हिंदू धर्म का अपमान माना। उन पर देश में कई जगह वर्षों तक मुकदमे चले। इससे रवि वर्मा को काफ़ी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। ऊपर से उन्हें मानसिक प्रताड़ना भी झेलनी पड़ी। कहा जाता है कि उनसे नाराज लोगों ने उनकी मुंबई स्थित लिथोग्राफी को जला दिया था और इस अग्निकांड में न केवल मशीन बल्कि उनके कई बहुमूल्य चित्र भी जलकर नष्ट हो जाते हैं। और राजा रवि वर्मा पर यह भी आरोप लगाया गया कि सरस्वती और लक्ष्मी जैसी कई हिंदू देवी देवताओं के चेहरे पर उनकी प्रेमिका सुगंधा और सुगनी बाई से मिलते हैं। लो चलिए, असल में राजा रवि वर्मा अपने कई चित्र और पोर्ट्रेट के लिए सुगंधा की सहायता लिया करते थे। सुगंधा को एक वेश्या की लड़की बताया जाता है और हिंदू कट्टरपंथियों ने इसे भी लेकर उन पर हिंदू धर्म को अपवित्र करने का आरोप लगाया और उनके ऊपर मुकदमा कर दिया था। कला आलोचकों का मानना है कि राजा रवि वर्मा ने धर्म का सहारा लेकर अपनी कला चमकाई। उनके मुताबिक बेशक उनके चित्र यथार्थपरक एवं सुंदर होते थे, लेकिन लोकप्रिय इसलिए हुए कि वे धार्मिक और मिथकीय पात्र थे जो पहले से ही भारतीय जनमानस में मशहूर थे। अवनींद्रनाथ टैगोर तो राजा रवि वर्मा को चित्रकार मानने से इनकार कर दिए, क्योंकि उनके अनुसार वे यूरोपीय तकनीक में चित्र बनाते थे जिसमें मौलिकता की कमी होती थी। एक कला समीक्षक की दृष्टि से यदि मैं राजा रवि वर्मा के चित्रों की समीक्षात्मक आलोचना करूं तो सही मायने में राजा रवि वर्मा का मूल्यांकन ही उचित ढंग से नहीं किया गया। उनके प्रति भेदभाव वाला रवैया अपनाकर अधिकतर कलाकारों व समीक्षकों ने उनकी नाटकीय उपेक्षा ही की। प्रत्येक कलाकार में खूबियां होती हैं तो कुछ कमियां भी होती हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि किसी कलाकार में सिर्फ खामियां ही खामियां हो और खूबी एक ना हो। रवि वर्मा भी खूबियों को नकार समूचे तौर पर उन्हें अस्वीकृत कर देना स्पष्टता उनके प्रति अन्याय है। राजा रवि वर्मा के सर्वप्रथम आलोचक डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी थे। उनके बारे में आनंद कुमार स्वामी ने कहा था, पवित्र और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिए। पवित्र और पौराणिक विषयों को चित्रित करने में राजा रवि वर्मा ने गंभीर त्रुटियां की हैं। उनके चित्रों में नाटकीय निर्धारण और कल्पना शक्ति का अभाव है और उनमें भारतीयता की भावना नहीं है। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी का यह कथन बंगाल शैली के समर्थक कला समीक्षकों व चित्रकारों के लिए एक अमर वाक्य सा बन गया। इस कथन की अपने अपने ढंग से व्याख्या करते हुए प्रत्येक ने रवि वर्मा पर एक ऐसे भी आरोप मढ़े। इन सभी के अनुसार रवि वर्मा अतीतकालीन भारतीय कला आदर्शों की गौरवशाली परंपरा से अनभिज्ञ रहे। उन्होंने विदेशी चित्रशैली का अनुकरण किया, उनके साथ उन्होंने अभिव्यक्ति की विदेशी कल्पनात्मक प्रणालियों को भी अपनाया और पौराणिक देवी देवताओं के चित्र साधारण मनुष्यों से देवत्वहीन और पवित्र आध्यात्मिकता से परे बताया। उन्होंने देवी देवताओं को प्राकृत जन की आंख से देखा, जो एक दोष है, शालीनता नहीं। सत्वहीन और कला परातंत्र के द्योतक यूरोपीय कला आदर्शों को ही अंत तक अपने चित्रों में प्रश्रय दिया और फिर भी यूरोपीय कला के सर्वोत्तम रूप में बैठने में वे अक्षम रहे। इन सभी आरोपों में मूल तत्व एक ही है कि राजा रवि वर्मा ने भारत के अतीत की राजपूत, मुगल और पहाड़ी शैली के आदर्शों को नहीं अपनाया। और राजा रवि वर्मा पर इस तरह के आरोप लगाने वाले यह भूल जाते हैं कि कला युग सापेक्ष होती है। प्रत्येक कला और उसके कलाकार का मूल्यांकन उस युग के परिप्रेक्ष्य में किया जाता है, न कि उससे परे रखकर। देखा जाए तो रवि वर्मा भारत के पहले चित्रकार थे जिन्होंने भारतीय एवं यूरोपीय शैली का उचित समन्वय कर एक नई यथार्थपरक कला को जन्म दिया। और अवनींद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में बंगाल शैली इसी यूरोपीय शैली के प्रतिरोध के कारण अस्तित्व में आई थी। फलतः बंगाल शैली को रवि वर्मा का प्रतिरोध करना ही था, क्योंकि बंगाल शैली रवि वर्मा का प्रतिरोध किए बिना यूरोपीय शैली के भारत में बढ़ते प्रभाव को रोक नहीं सकती थी और इसे रोके बिना बंगाल शैली अपने तथाकथित भारतीयता और स्वदेशी के उद्देश्य को आगे नहीं बढ़ा सकती थी, जिसे वह अपना आधार बनाकर चली थी। उसके लिए रवि वर्मा और उनकी कला का विरोध करना अनिवार्य था और यही उसने किया। डॉक्टर नैन भटनागर व डॉक्टर जगदीश चंद्रकेश के अनुसार वास्तविकता तो यह है कि राजा रवि वर्मा ने अपने काल में जो कला दी वही उस कला के लिए
उपयुक्त थी, क्योंकि प्रत्येक कला अपने काल के अनुरूप मोड़ लेती है और विकसित होती है। अतः यह कहना कि रवि वर्मा ने भारतीय कला के आदर्शों को नहीं अपनाया, युग सत्य को नकारा है। क्या ये आलोचक यह जानते थे कि रवि वर्मा 19वीं शताब्दी में, जबकि भारतीयता पराभूत हो चुकी थी, कलाएं सड़कों पर मारी मारी फिर रही थीं, कलकत्ता और पटना के बाजारों में अंग्रेज प्राचीन कला शैलियों के चित्रों की भौड़ी नकलें सस्ते दामों में कराकर ले जा रहे थे और कंपनी शैली प्रसार पा चुकी थी, ऐसे समय में क्या राजा रवि वर्मा प्राचीन शैलियों के चित्र बनाते रहते? जो लोग राजा रवि वर्मा के चित्रों में खामियां खोजते हैं, क्या उन्हें बंगाल शैली के चित्रों में कोई दोष नहीं दिखाई देता? यदि रवि वर्मा ने यूरोपीय तैल रंग की टेक्निक अपनाई, तो क्या बंगाल शैली के कलाकारों ने जापान की प्रक्षालन विधि मतलब वॉश टेक्निक और इंग्लैंड के बने न्यूटन विंसन के जल रंग नहीं अपनाया? सही बात लिखी है ना? क्या कारण है कि जापानी प्रक्षालन प्रविधि और इंग्लैंड के जल रंग, यहाँ तक कि कॉर्टरेज पेपर भी अपनाकर बंगाल शैली मौलिक बनी है, और रवि वर्मा की शैली यूरोपीय तकनीक को अपनाकर विदेशी झूठन हो गई? यह तर्क कि बंगाल शैली के चित्रकारों ने सारे संसार की कलाओं को, अन्य तत्वों को अपने आप में आत्मसात कर लिया, अपना बना लिया और उसने प्रवीणता प्राप्त कर ली, जबकि इसके विपरीत रवि वर्मा के लिए यह कहना कि उन्होंने यूरोपीय शैली की तकनीक का अंधानुकरण किया और जीवन भर उसी में काम करने के बाद भी दक्षता प्राप्त नहीं कर पाए, क्या एक निराधार और विद्वेषपूर्ण आरोप नहीं है? ये ताज्जुब की बात है। 18 मई 1900 क्या लिखा है? हाँ, ताज्जुब की बात है 18 मई 1993 को जब राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली ने राजा रवि वर्मा के चित्रों की एक बड़ी प्रदर्शनी लगाई, तो हुसैन समेत कई उन्हीं के कुछ समकालीन कलाकार थे। इन्होंने कहा था कि राजा रवि वर्मा को मानो अतिरिक्त महत्व दिया जा रहा है और उनके पुनर्मूल्यांकन के बहाने उनकी प्रशंसा में जो कुछ कहा जा रहा है वह थोथा है। इन कलाकारों के वक्तव्य में एक ध्वनि यह भी निकलती है कि राजा रवि वर्मा दरअसल इतने बड़े कलाकार नहीं थे जितना कि उन्हें बताया जा रहा था। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि यह वही हुसैन थे जिन्होंने रवि वर्मा के 50 सालों बाद ठीक ऐसा काम करके सुर्खियां बटोरी थी। आगे, बहरहाल विभिन्न कला आलोचकों में उनके काम को लेकर चाहे जितना मतभेद रहा हो, किंतु हकीकत यह है कि राजा रवि वर्मा ने अपने समकालीन और परवर्ती चित्रकारों को बड़ी गहराई से प्रभावित किया और अवनींद्रनाथ टैगोर स्वयं राजा रवि वर्मा के प्रशंसक थे और रवि वर्मा का प्रभाव आंशिक रूप से अवनींद्रनाथ और नंदलाल बोस के प्रारंभिक चित्रों पर भी रहा है। और रवि वर्मा जब कलकत्ता आए थे तो अवनींद्रनाथ ने भी उनसे भेंट की थी और अवनींद्रनाथ उस समय तरुणावस्था में थे और वे अपने चित्रकार जीवन के प्रारंभिक दौर से गुजर रहे थे। रवि वर्मा ने कलकत्ता में ठाकुर परिवार का आतिथ्य ग्रहण किया था और उस समय उन्होंने अवनींद्रनाथ के कुछ प्रारंभिक पौराणिक चित्र देखे थे और उनकी सराहना की थी। अवनींद्रनाथ की भांति नंदलाल बोस ने भी अपने कुछ प्रारंभिक चित्रों में राजा रवि वर्मा के प्रभाव को ग्रहण किया और महाश्वेता शीर्षक उनका एक प्रारंभिक चित्र राजा रवि वर्मा के प्रभाव से स्पष्टता प्रभावित है। राजा रवि वर्मा से प्रभावित अन्य चित्रकारों में वामपद बंदोपाध्याय, हेमन मजूमदार, यामिनी प्रकाश गांगुली, सभी बंगाल के चित्रकार, और एरुक्षा, पैस्तनजी, वुमनजी, M.F. विथवाला, एंटोनियो, जेवियर त्रिरांत, L.N. तास्कर, माधवराव विश्वनाथ धुरंधर, गणपत राय महात्रे, सातवलेकर, तालीन, मुलगांवकर, J.P. सिंघल और रूप किशोर कपूर, ये सब उल्लेखनीय जो इनसे प्रभावित थे। ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। उम्र के आखिरी वर्षों में वे अपने ख्याति के चरम पर पहुंच गए थे। वे घंटों एक जगह खड़े होकर दिन रात काम करते थे। इस श्रम से उनके देह को तोड़ना शुरू कर दिया था। इस बीच उन्हें तब के राज रोग कहे जाने वाले मधुमेह ने घेर लिया और वे थकने लगे। उन्हें विदेशों से कई आमंत्रण आए, लेकिन समुद्र यात्रा न करने वाली
उस पुरानी अवधारणा के चलते उन्होंने तमाम आमंत्रण ठुकरा दिए। वे देश में ही रहकर दुनिया भर का हो जाना चाहते थे। शायद वे सोचते थे कि अपनी जड़ों को अपनी ही मिट्टी में धंसे रहना चाहिए। इस उम्र तक वे वास्तव में ही बिना किसी तरह का राजमुकुट धारण किए राजा हो चुके थे। इनकी 2 पोतियां राजघराने में ब्याह कर राजरानियां बन चुकी थीं। वे सेतु लक्ष्मी को बहुत प्यार करते थे, जो उनकी छोटी पोती थी। रावण द्वारा सीता का हरण के चित्र में उन्होंने सीता की मुखाकृति अपनी इस छोटी पोती की छवि से ली थी। ठीक है। प्रभु जोशी के शब्दों में उन्होंने कहा था कि उन्हें कहाँ पता है कि यह जीवन का आखिरी दिन है। उनका सहायक विली नायर तमाम रंगों और तूलिका को करीने से जमा हुआ था और सामने खाली कैनवास था। यह वह घड़ी थी जब अंधेरे को विदा होना था और रोशनी को दाखिल होना था। वे चित्र के विषय पर विचार करते हुए बैठे थे। बाहर उनके 60 साल पूरे हो जाने वाले उत्सव की तैयारियां चल रही थी। इसी बेला में 2 अक्टूबर 1906 ईस्वी को मृत्यु रानी ने उन्हें अपने आगोश में ले लिया और मृत्यु ने उनसे कहा होगा, लो चलो, अब चलो, बहुत कर लिया। अब तुम जीवन में किए जाने वाले काम से ज़्यादा उन्होंने हजारों ईश्वर बनाए थे, लेकिन उस वक्त उसकी मदद में एक भी अवतार नहीं आया और मृत्यु उन्हें चुपचाप अपने साथ लेकर चली गई। हम भारतीय चाहे याद करें या न करें, लेकिन ईश्वर उन्हें जरूर याद करेगा। ईश्वर जब तक जिंदा रहेगा आकाश से राजा रवि वर्मा के प्रति आभार प्रकट करता रहेगा। कला मर्मज्ञों की रेवड़ उन्हें चाहे दफन कर दे, लेकिन वे इस अमर को गढ़ते हुए स्वयं कला जगत के अनश्वर नागरिक हो चुके हैं। वे तमाम आलोचनाओं और निंदाओं से ऊपर हमेशा याद आते रहेंगे। आगे उनकी मृत्यु के 100 साल बाद 2007 में उनके द्वारा बनाई गई एक ऐतिहासिक कृति, जिसमें भारत में ब्रिटिश राज के दौरान ब्रिटेनी राज के एक उच्च अधिकारी और महाराजा की भेंट को चित्रित किया गया था। ये 1.24 मिलियन डॉलर में बिकी थी और राजा रवि वर्मा के कृतित्व और व्यक्तित्व से प्रभावित होकर कई फिल्म निर्माताओं ने उनके ऊपर फिल्म भी बनाई और फिल्म निर्माता केतन मेहता 2008 में उनके जीवन पर आधारित एक चर्चित फिल्म रंग रसिया कलर ऑफ पैशन बोलते हैं। ठीक है। और 7 नवंबर 2014 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म में राजा रवि वर्मा की भूमिका अभिनेता रणदीप हुड्डा ने निभाई है और फिल्म की अभिनेत्री कौन थी? नंदना सेन थी। इनके अलावा निर्देशक लैलन राजेंद्र ने भी 2010 में रवि वर्मा के जीवन को रेखांकित करने वाली एक मलयालम फिल्म मकर मंजू द मिस्ट ऑफ मकर बनाई और इस फिल्म में संतोष वर्मा रवि वर्मा की भूमिका में थे। आगे चेन्नई सिल्क के निदेशक शिवलिंगम ने रवि वर्मा के 11 चित्रों से सुसज्जित एक साड़ी डिजाइन करवाई थी, जिसे जनवरी 2008 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे महंगी साड़ी के तौर पर शामिल किया गया। बेशकीमती 12 रत्नों व धातुओं से जड़ी इस साड़ी को विवाह पट्टू कहा जाता है और इसकी कीमत 40 लाख रुपए आंकी गई है। इसमें रवि वर्मा का प्रसिद्ध चित्र लेडी म्यूजिक भी सुसज्जित है। साड़ी का वजन 8 किलोग्राम है और इसे निर्मित होने में लगभग 1 साल का समय लगा था। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की मराठी पाठ्य पुस्तक में अपूर्व भेंट नामक एक अध्याय रंजीत देसाई द्वारा लिखित उपन्यास राजा रवि वर्मा से उद्धृत है। तो देखिए, राजा रवि वर्मा के बारे में जितना भी पूरा हमने जीवन वृत्तांत आपके सामने रख दिया बिना सांस लिए हुए। बहुत जल्दी स्पीड में बोले हैं तो बीच में कुछ अक्षर यहाँ वहाँ भी हुए हैं। ठीक है, आप समझ सकते हैं। कंटिन्यू किसी चीज़ को बोलना बिना रुके हुए एक साथ बोलते चले जाना बहुत बड़ी बात होती है। और चलिए, क्लास पसंद तो आई ना? अच्छा, हमें कमेंट में ये बता दीजिएगा कि क्या ऐसे ही सभी कलाकारों को लेके आए हम, ऐसे ही डिटेल में सारे कलाकार लेके आए। स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक थे, लेकिन लास्ट में आते आते बहुत ज़्यादा, मतलब अभी भी एनर्जी है लेकिन जो पहले थी उससे थोड़ा सा लो है ना।
तो सभी तक क्लास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा कि क्या आपको ऐसी ही क्लास चाहिए। क्योंकि देखिए एक चीज़ याद रखिए कि आपके एग्ज़ाम में कुछ भी आ सकता है। अगर उसमें राजा रवि वर्मा लिखा हुआ है, मेंशन है, तो उसके अंदर कुछ भी आ सकता है, ठीक है, कुछ भी। तो बस ये वीडियो वही है जिसमें कुछ भी आ सकता है का मतलब सब कुछ है। अब यहाँ से कुछ भी आ जाए आपके एग्ज़ाम में, आपसे बन जाएगा, ठीक है। चलिए फिर क्लास ऑफ करते हैं। उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आया है और आप लोग थोड़ी थोड़ी से होशियार होते जा रहे हैं क्लास से, ठीक है। चलिए क्लास ऑफ करते हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्लास पसंद आई कि नहीं आई, ऐसी ही और चाहिए या फिर आप लोग पहले से ही होशियार हैं, ठीक है। चलिए फिर क्लास ऑफ करते हैं। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, सो जाइए।